गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो मैं आपसे जो बात करने वाला हूँ यूपर ट्रांसप्रेशन के बारे में बात करने वाला हूँ। मेरा जो प्रेजेंटेशन का कंटेंट है कुछ ऐसा है कि यूपर ट्रांसप्रेशन, डिफरेंस बिटवीन यूपरेशन एंड ट्रांसप्रेशन, देन टाइप्स ऑफ यूपर ट्रांसप्रेशन कैसे होता है, उस यूपर ट्रांसप्रेशन की प्रोसेस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं, उसको एस्टिमेट करने की मेथड्स कौन सी है, और सारे मेथड को रिव्यू करने के बाद हम कौन सी सिंपलेस्ट मेथड को यूज करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। और यूपर ट्रांसप्रेशन एज ए फैक्टर, इसका एक महत्व क्या है उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि हम बताएं कि यूपर, व्हाट इज यूपर ट्रांसप्रेशन। तो एक तो ये है कि जो पानी जो है, कोई भी पेड़ पौधा है वो पानी अपने रूट से पानी को एब्सॉर्ब करेगा जमीन में रहा हुआ, इधर वो ग्राउंड वाटर हो सकता है या मॉइस्चर का जो सोइल में कंजर्व हुआ पानी हो सकता है। वो पानी प्लांट अपटेक करेगा, अपटेक करने के बाद वो टिश्यू के माध्यम से अपवर्ड ट्रैवल करेगा एंड फाइनली अपने जो लीव्स पत्तियां है उस पत्तियों के माध्यम से यो वेपर बना के उसको एटमोस्फेयर में वापस रिलीज करेगा। तो जो अपने आप में एक वो पूरा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है। तो ग्राउंड वाटर या सॉइल मॉइस्चर से पानी उठाया एंड एक ट्रांसफर करने की प्रक्रिया, तो एक मीडिया के माध्यम से पास होते हुए पानी जब एनवायरमेंट में जाता है तो उसको हम ट्रांसपिरेशन प्रोसेस बोलते हैं। और फिर क्योंकि पानी को अल्टीमेटली वो वेपर में कन्वर्ट करता है तो इट इट कॉल्स एज इवेपोर ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन प्लस इवेपोरेशन इज इक्वल टू इवेपोर ट्रांसपिरेशन। जबकि जो इवेपोरेशन की बात करते हो तो कोई भी वाटर बॉडी है जो सरफेस पे है तो सरफेस से ही वो पूरा पानी को जब एटमोस्फेयर में रिलीज होता है तो उस प्रोसेस को हम इवेपोरेशन बोलते हैं। ओके, नाउ कमिंग टू डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड इवेपोट्रांसपिरेशन। तो इवेपोट्रांसपिरेशन डिवाइड इनटू सब प्रोसेसेस, जैसे ट्रांसपिरेशन एंड इवेपोरेशन। जो ट्रांसपिरेशन है वो बेसिकली फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। इसे लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम फ्री सरफेस टू सेल, मतलब फ्री सरफेस से सेल में पानी का लॉस होता है। इससे रेगुलेटेड प्रोसेस, जो गार्ड सेल जो है उसमें इसका इन्वॉल्व, जो गार्ड सेल का काम है वो गार्ड की तरह वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। एंड कंपैरेटिवली स्लो प्रोसेस है एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय एनाटॉमी ऑफ प्लांट। तो प्लांट किस तरीके का है उसका भी स्वभाव जो है वो इसके ऊपर इन्फ्लुएंस करता है। जबकि इवेपोरेशन जो है वो होता है फिजिकल प्रोसेस, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर, नॉन रेगुलेटेड प्रोसेस। वो आप उसको रेगुलेट नहीं कर सकते। जैसे यूपर ट्रांसपिरेशन की अगर बात करूं मैं, तो अगर कोई जमीन पे से आप पेड़ पौधे निकाल दोगे तो प्रोसेस रेगुलेट हो जाएगी। बट सरफेस के ऊपर से आप कैसे रेगुलेट करोगे, तो सरफेस के ऊपर से वो रेगुलेशन नहीं हो पाता है। तो उसे नॉन रेगुलेटेड प्रोसेस है जो सनलाइट के साथ सीधी या टेम्परेचर के साथ सीधा संबंध में है। गार्ड का कोई इसमें रोल होता नहीं है। इसे रिलेटिवली फास्टर प्रोसेस देन द इवेपोट्रांसपिरेशन एंड उसको कोई जो एनाटॉमी ऑफ प्लांट जैसी बात करते हैं उसका कोई खास इन्फ्लुएंस इसके ऊपर नहीं होता है। टाइप ऑफ इवेपोट्रांसपिरेशन की अगर हम बात करें तो तीन तरीके के इवेपोट्रांसपिरेशन को क्लासिफाई किया गया। एक है जो पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन है, दूसरा है रेफरेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन है, तो तीसरा जो है वो एक्चुअल इवेपोट्रांसपिरेशन है। तो पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन का मतलब जो जो कॉन्सेप्ट है वो थॉर्नवाइट ने दिया था। एंड ये इस तरीके से बताता है कि इससे हाईएस्ट इवेपोट्रांसपिरेशन फ्रॉम एन एक्टिवली ग्रोइंग शॉर्ट हाइट वेजिटेशन completely covering the ground with abundant water supply at a given climatic condition। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए कि कोई इरिगेटेड फार्म है जिसको आप रेगुलरली पानी इरिगेट कर रहे हैं और पूरा वो पानी फुल्ली अवेलेबल वाटर जब रहता है तो जो छोटी हाइट के जो वेजिटेशन होता है वो बहुत बड़ी मात्रा में यूपर ट्रांसपिरेशन करते हैं। दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल यूपर, जो हाईएस्ट यूपर ट्रांसपिरेशन रहता है। ये एक प्रक्रिया जो है जिसको पोटेंशियल यूपर ट्रांसपिरेशन हम बोलते हैं। दूसरा जो है रेफरेंशियल यूपर ट्रांसपिरेशन जो है, इस कॉन्सेप्ट जो है वो
डूरन बोस ने एंड पुरोहित ने कंबाइन इसका कॉन्सेप्ट दिया था. It is the evapotranspiration not highest from extended areas completely covered by grassy slope 12 to 15 centimeter height or completely covering the ground. It is the abundant soil moisture substance. तो मतलब इसका ये है कि जैसे मान लो कि जो completely covered नहीं है कोई एरिया, बट जैसे मान लो कि कोई एक एरिया है जिसमें पार्शियली वेजिटेशन है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ ग्रास और द रेन फेड फार्मिंग की अगर बात करें तो पार्शियली कवर्ड है, बाकी का पार्ट कवर्ड नहीं है. तो जो सॉइल मॉइस्चर का जो लॉस उसमें से होता है, एक डायरेक्ट जो सनलाइट की हीटिंग की वजह से मॉइस्चर से जो लॉस होता है, और दूसरा जो है वो इस तरीके के जो वेजिटेशन है, छोटे हाइट के जो वेजिटेशन है, उस वेजिटेशन के माध्यम से जो लॉसिस होता है, तो दैट्स अ रेफरेंशियल ट्रांसप्रेशन. इसका रेफरेंशियल इसको इसलिए भी बोलते हैं कि एक सीजन में ग्रासिस होगा, दूसरी सीजन में ग्रास नहीं होता होगा. तो इससे अगर मान लीजिए कि सॉइल मॉइस्चर अवेलेबल नहीं है तो उसका ट्रांसप्रेशन नहीं होगा. तो विद रेफरेंस टू अवेलेबिलिटी ऑफ द सॉइल मॉइस्चर जो ट्रांसप्रेशन होता है उसकी यहाँ पे बात करते हैं. एंड द एक्चुअल ट्रांसप्रेशन, तो एक्चुअली ट्रांसप्रेशन ऐसा है कि जो आपका जो सोइल कवर है, जो क्लाइमेटिक कंडीशन में आप काम कर रहे हो, उस क्लाइमेटिक कंडीशन में जो क्रॉप वगैरह आपने लगाए हैं, तो राउंड द पीरियड, राउंड द सीजन, हाँ, अलग अलग क्रॉप है, अलग अलग तरीके से ओपो ट्रांसप्रेशन करेगा. और जो समय, जैसे मान लीजिए कि हम एक साल का अगर एग्जांपल लेते हैं तो खरीफ सीजन में जो क्रॉप है, तो खरीफ सीजन तक उस एरिया में से ओपो ट्रांसप्रेशन करेगा. रबी सीजन के इरिगेशन किए तो रबी सीजन में वहां से ओपो ट्रांसप्रेशन होता रहेगा. समर में किया तो समर में होता रहेगा. जैसे हॉर्टिकल्चर प्लांट जैसे अगर रखते हैं तो इसे राउंड द ईयर पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड से वो एपो ट्रांसपेशन होता रहेगा. फॉरेस्ट है तो एपो ट्रांसपेशन होता रहेगा. तो जो लैंड कवर है, जो लैंड कवर है विच इज कवर्ड बाय द क्रॉप, और जो जितने समय तक होता है आइदर फ्यू मंथ और द एंटायर ईयर, तो सारे मंथली और वीकली या सीजनली और एनुअली जो कैलकुलेट करके जो हम निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड द एक्चुअल एपोट्रांसपिरेशन. तो मतलब उस एरिया में से पर्टिकुलरली कितना पानी जो है जमीन के नीचे से ट्रांसफर होके वेपर में कन्वर्ट होता है, दैट इज कॉल्ड द एक्चुअल एपोट्रांसपिरेशन. तो ये तीन तरीके के एपोट्रांसपिरेशन को डिफाइन करते हैं हम लोग. एपोट्रांसपिरेशन की प्रोसेस जो है उसको इन्फ्लुएंस करने वाले जो बाय एंड लार्ज जो चार फैक्टर है, एक तो एनवायरमेंटल फैक्टर है, दूसरा प्लांट का जो प्लांट एंड क्रॉप फैक्टर है, ज्योग्राफिकल फैक्टर है, एंड द सॉइल फैक्टर्स है. तो हम बारी बारी हर एक फैक्टर को देखते जाएंगे. जैसे हम बात करें एनवायरमेंटल फैक्टर की बात करें, तो एनवायरमेंटल फैक्टर जो है जिसमें एनवायरमेंट के जो पैरामीटर जैसे एयर टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, मूवमेंट ऑफ विंड एंड एयर है, मॉइस्चर एंड वाटर अवेलेबिलिटी है, एंड सोलर रेडिएशन है. तो ये पांच फैक्टर जो है वो काफी हद तक एवोपोट्रांसपिरेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं. इसको हम एग्जांपल के माध्यम से अगर हम समझने का प्रयास करें तो एयर टेम्परेचर, जो एयर जो है वो एरिड रीजन में जो हवा बहेगी उसका जो टेम्परेचर है, और अगर आप वही हवा जो है वो कोस्टल रीजन में होगी तो दोनों का टेम्परेचर कंडीशन अलग अलग होगी. तो दोनों टेम्परेचर कंडीशन में वहां पे अगर सेम क्रॉप भी है तो उनका जो एवोपोट्रांसपिरेशन करने की जो कैपेसिटी है वो अलग अलग होगी. तो जिस तरीके से एयर टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो ज्यादा एवोपोट्रांसपिरेशन होगा, कम होता है तो कम एवोपोट्रांसपिरेशन होगा. उसी तरीके से ह्यूमिडिटी जो है, तो जितना हाई ह्यूमिडिटी लेस एवोपोट्रांसपिरेशन वहां पे रहेगा. मूवमेंट ऑफ द विंड एंड एयर, तो इंक्रीज एवोपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन does as well because moving air is less saturated than the stagnant air. तो जैसे मान लो कि जो हवा बहती है तो ज्यादा ड्राई होगी, तो वो ज्यादा एवोपोट्रांसपिरेशन को प्रमोट करेगी, और स्टेगनेंट एयर है तो वो रिलेटिवली मोर ह्यूमिड रहती है, मोर मॉइस्चर रहती है, तो वो लेस लेस ट्रांसपिरेशन करेंगे. उसी तरीके से मॉइस्चर एंड वाटर अवेलेबिलिटी है, तो जितना कम पानी अवेलेबल रहेगा उतना कम ट्रांसपिरेशन होगा, जितना ज्यादा पानी रहेगा उतना ज्यादा वाटर लॉस होता है. क्योंकि
अब जैसे मान लो कि एरिड टू समिट रीजन में डेसिडियस वेजिटेशन को आप देख लीजिए, उसका क्या होता है, कम पानी होने की वजह से उसका एनाटॉमी ऐसे डिजाइन किया हुआ होता है कि वो समर के महीनों में कम से कम इवापोट्रांसपिरेशन करे। तो जो एक सेंस रहती है, जो प्रकृति की एक सेंस है पानी को बचाए रखने की, तो उसमें वो इसमें ऐसे रिफ्लेक्ट होता है। तो जितना ज्यादा पानी उतना ज्यादा लॉस, जितना कम पानी उतना कम लॉस रहेगा। हाँ, सोलर रेडिएशन, तो सोलर रेडिएशन कुछ ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सोलर रेडिएशन जो है, अगर मान लीजिए कि ज्यादा समय तक सोलर रेडिएशन पृथ्वी की सतह पर रहेगा तो डेफिनेटली वो ज्यादा गर्मी और ज्यादा ट्रांसमिशन करेगा। जैसे समर के मंथ में ऊपर ट्रांसमिशन ज्यादा होता है, विंटर में रिलेटिवली कम होता है, क्योंकि विंटर के दिन बहुत छोटे होते हैं। तो सोलर रेडिएशन जो है वो कम समय तक पृथ्वी की सतह पर रहता है। तो ये एनवायरमेंटल फैक्टर है। यस कुणाल, आप कुछ पूछ रहे हैं? हाँ हाँ योगेश भाई, ये मूविंग एयर इज लेस सैचुरेटेड मतलब वाटर वेपर कंटेंट का हम लोग बोल रहे हैं, या यस, कैसे है नहीं, मतलब लेस वाटर वाटर सैचुरेटेड? वेपर कंटेंट, वाटर वेपर कंटेंट की बात कर रहे हैं हम लोग। ओके ओके ओके। या, ठीक है। सो another factor that affecting the evapotranspiration is the plant and crop factors and the geographical factor। तो प्लांट एंड क्रॉप फैक्टर की अगर बात करें तो इसमें तीन मेजर एस्पेक्ट है। एक तो वेजिटेटिव कवर, अगर मान लीजिए कि पूरा का पूरा एरिया वेजिटेशन से कवर्ड है तो डेफिनेटली वहां से इवापोट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा। लिप साइज, जो लार्जर द लिप साइज एंड जो उसका जो शेप है, जो लार्जर द साइज एंड लार्जर द शेप, मतलब जो है वो ज्यादा इवापोट्रांसपिरेशन करेगा। इन टाइप ऑफ प्लांट, जैसे मान लो ग्रासिस है या श्रब है या बड़े ट्री है, तो वो भी उसके ऊपर इफेक्ट करता है। तो यही है कि मतलब जितना ज्यादा, जितना बड़ा प्लांट रहेगा, आपको याद होगा जब हम कहीं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल या कुछ हाइड्रो सरफेस हाइड्रोलॉजी और सरफेस हाइड्रोलॉजी एंड द जियोलॉजी की बात हम कर रहे थे, उस टाइम पे किसी ने प्रश्न पूछा था कि ज्यादा पेड़ लगाओ ज्यादा बरसात लेके आओ। तो यहाँ पे वो हम देख सकते हैं कि ज्यादा पेड़ लगाते हैं, लगाना चाहिए, उसमें कोई बड़ी बात बुरी बात नहीं है। बट उन चीजों को हमें देखना चाहिए कौन से एरिया में हम ज्यादा पेड़ लगाने की बात करें। अगर मान लीजिए सेमी एरिड रीजन्स है, वैसे भी वाटर स्ट्रेस रीजन है, तो वहां पे हम इस तरीके के वेजिटेशन लगाएंगे जिसके जिसकी लिफ्ट ज्यादा हो, जिसके लिफ्ट बड़े साइज के भी हो, तो डेफिनेटली वहां पे वो वाटर डिमांड को ज्यादा बढ़ाएगा एंड इवापोट्रांसपिरेशन के प्रोसेस को ज्यादा एग्रेवेट करेगा। तो जब इवापोट्रांसपिरेशन की प्रोसेस ज्यादा एग्रेवेट होती है तो वहां पे डेफिनेटली वाटर लॉस ज्यादा होगा। तो ये सारी चीजें हमें देखने की जरूरत रहती है जब हम कोई प्लानिंग वगैरह करते हैं। तो ऐसे जो हम उस दिन बात कर रहे थे मिथ्स की बात है, तो किस तरीके के मिथ प्रिवेल करते हैं, तो जो हम स्लोगन भी बना देते हैं लेकिन ये सारी चीजें देखते नहीं है। तो जब हम मैनेजमेंट की बात करें, प्लानिंग की बात करें, इन चीजों को हमें थोड़ा गहराई से समझना है, क्योंकि प्लांट जो है, प्लांट प्लांट का जो वेजिटेशन कवर है वो इवापोट्रांसपिरेशन डेफिनेटली वहां पे बढ़ाता है। और इवापोट्रांसपिरेशन बढ़ाता है वो मतलब एक तरीके से जो हमारा स्टोर्ड वाटर है। हाँ, चलिए मान लीजिए कि सिर्फ खरीफ सीजन तक ये प्लांट कवर है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, बट अगर एक्सटेंड होता है राउंड द ईयर, तो एक आज जैसे मान लीजिए कि एक से एक सर्कमस्टेंस से कच्छ की अगर एग्जांपल लेते हैं, तो रेनफेड फार्मिंग है, कोई लिमिटेड रबी क्रॉप है ना, लिमिटेड समर क्रॉप है। तो अगर वो फील्ड क्रॉप लगाते हैं तो वो 3 सीजन में करके वो खत्म हो जाएंगे। बट अगर मान लो कि यही पूरी प्रक्रिया को हमने रिप्लेस कर दिया हॉर्टिकल्चर के माध्यम से, तो क्या होगा, तो वो उसको राउंड द ईयर पानी चाहिए। और वही ऐसा है कि जैसे मान लो ग्रासलैंड यहाँ पे है, तो ग्रासलैंड का कुछ सर्टेन ड्यूरेशन होता है, 4 से 6 महीने तक ग्रासेस अवेलेबल रहती, देन एरिया बिकम ड्राई। तो खुद ब खुद वो ओपो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस वहां पे कंट्रोल हो जाती है। अगर उसी ग्रासलैंड को अगर आपने फॉरेस्ट कवर बना दिया तो वहां पे ही वो पानी की जरूरत ज्यादा हो जाएगी। तो दैट्स व्हाई द प्लांट एंड क्रॉप फैक्टर्स आर हाईली इन्फ्लुएंसिंग द evapotranspiration processes. Another factor that influencing the ground evapotranspiration is geographical factor। तो geographical factors में latitude and climate, ये दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। जैसे मान लो कि आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चले जाएंगे, वहां पे आइस ही आइस है, तो वहां पे तो evapotranspiration की गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में आप चले जाइए
तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट या रेन फॉरेस्ट वगैरह एरिया में आप जाएंगे तो आपको ये लगेगा कि पेड़ के नीचे से जा रहे हैं, तो आपको बरसात के छींटे आते नजर में आएंगे, क्योंकि वो इतना हाई पानी अवेलेबल होने की वजह से हाई रेट ऑफ वेपर ट्रांसपिरेशन होता है, और वही जो वेपर है वो रेन रेन ड्रॉप की तरह हमारे पास वापिस आती है। उसी तरीके से आप अगर हाई एल्टीट्यूड पे अगर चले गए हिमालय वगैरह में, तो ज्यादा कॉनिकल शेप के आपको प्लांट मिलेंगे, क्योंकि वहां पे भी विंड ड्राई रहती है, कोल्ड डेफिनेटली विंड रहती है, तो वेपर ट्रांसपिरेशन वहां पे बहुत कम रहता है। तो जोग्राफिकल फैक्टर्स जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, क्योंकि वो सनलाइट और पूरा वहाँ का लोकलाइज हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जो है वो काफी टेम्परेचर एंड सनसाइन सनलाइट कंडीशन से कंट्रोल होता है। उसी तरीके से regions ऑन द ग्लोब विथ मोस्ट सोलर रेडिएशन हैव द हाई evapotranspiration, जैसे हमने ऑलरेडी बात किया। evapotranspiration is also highest in the area with hot and dry climatic condition and less in higher latitude। तो जितना हाई लैटिट्यूड पे जाएंगे उतना, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की जो ऑलरेडी मैंने एग्जांपल दिया, वहां पे evapotranspiration बहुत ही कम रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी टेम्परेचर बहुत ही लो रहता है। तो वो पानी वेपर तो क्या, लिक्विड फॉर्म में पानी अवेलेबल नहीं होता है, तो पानी को वेपर बनने के लिए पहले सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैसियस फॉर्म में आना पड़ता है। तो दैट्स वेयर द geographical factors are influencing the evapotranspiration। यस सुनीता। हाँ सर, मुझे बस ये पूछना था, जैसे अभी आपने बताया तो ये डिमांड और सप्लाई वाला भी, मतलब मैं इसको रिलेट कर रही थी वैसा कि जैसे अभी क्रॉप प्लानिंग करते हैं, रबी का जैसे क्रॉप हुआ, तो मतलब अभी हम लोग यहाँ पे लोगों को देख रहे हैं कि वो हाइड्रोजेल प्रमोट करते हैं कि, तो क्या ये हाइड्रोजेल ईवो ट्रांसपिरेशन को कम करने का काम करता है, वाटर को रिटेन करके रखता है, ऐसा कुछ है क्या? वो वाटर को रिटेन करने का काम करता है, वो भी सोइल में, वो सोइल में करता है, वो ग्राउंड वाटर में नहीं करता है। तो वो क्या होता है, जैसे मान लो कि आपने हाइड्रोजन अप्लाई किया, तो वो क्या करेगा कि सोइल में मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाएगा। मतलब जैसे मान लो कि अगर आप हाइड्रोजन, बिना हाइड्रोजन को आपके पास आपने अगर अप्लाई किया है, तो हो सकता है कि वो 10 से 12 दिन आपकी सोइल में नमी रहेगी। अगर हाइड्रोजन आपने अप्लाई किया है तो वो 10-12 दिन के बदले 20-25 दिन वो पानी में नमी, सोइल में नमी कंजर्व होकर रहेगी। तो जब वाटर स्ट्रेस होगा तो वो पानी को रिलीज करके वो प्लांट को अवेलेबल करवाता है। तो वो इवापोर ट्रांसपिरेशन तो पेट को तो रेगुलेट नहीं करता है, बट मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाता है। ओके सर। ठीक है। हाँ योगेश भाई, ये कोई केमिकल है हाइड्रोजन जो हम बेसिकली डाल रहे हैं? केमिकल तो केमिकल जैसा ही कुछ होगा जो नहीं सर, वो पान। सेल्यूलोज का बना होता है, ठीक है। और देखो आप कोई हाँ। भी चीजों को लास्ट में तोड़ेंगे ना, तो अल्टीमेटली दैट इज गोइंग टू कन्वर्ट इन सम ऑफ द केमिकल। कार्बन भी सी इज एक टाइप ऑफ केमिकल, एक तरीके का है ना। यस सर। हाँ, तो अल्टीमेटली वो सब रहता है। तो कुछ प्रोसेस करके उसको बनाते हैं जिसका वो पानी को एब्सॉर्ब, मॉइस्चर को एब्सॉर्ब करके अंदर अपने अंदर संग्रह कर पाए, उस तरीके का उसका एक कैपेसिटी रहेगा। उस तरीके उसके पोरोसिटी वगैरह को डेवलप होता है, डिजाइन करते हैं। तो उसमें वो मॉइस्चर, जैसे अपने जूट का थैला ले लीजिए आप, और प्लास्टिक का थैला, दोनों को पानी में भिगोइए, क्या होगा? जूट विल कंज्यूम वाटर, नो। दूध पानी रख के यस। रखेगा। पानी रखेगा, और वो उस फॉर्म में रखेगा ताकि वो पानी एकदम से रिलीज नहीं हो पाए, उसको कोई कंडीशन आए तभी उसमें से पानी रिलीज हो। और फिर इसीलिए तो हम काफी सारे जो प्लांट वगैरह है उसको जूट में कवर करके रखते हैं, ताकि वो मॉइस्चर को पकड़ के रखे। तो एग्जैक्टली दिस जेली भी है, वो उसी तरीके का कोई मटेरियल से, उसी तरीके का कुछ फिलोसॉफी से डेवलप किया है, ताकि वो मॉइस्चर को पकड़ के रखे। और जब ट्रेस पीरियड आए, तब ट्रेस पीरियड कब आता है? जब टेम्परेचर बढ़ेगा। तो अगर टेम्परेचर बढ़ता है, जैसे जूट सूख जाता है, ऐसे वो पानी सूखने की प्रक्रिया कहते हैं। पानी जब सूखने की प्रक्रिया क्या है, तो एक फॉर्म में से पानी रिलीज होकर दूसरे फॉर्म में जाता है। तो जेल जो है वो पानी को रिलीज करके सोइल में डालेगा, जूट है वो वेपर बना के हवा में डाल देगा। एक ही चीज मैं यहाँ पे इश्यू फ्लैग कर दूंगा। अगर आप सुनीता जी अगर इस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं तो आप दो चीजें जान लीजिए। एक जी आपको सर। ये जानना है कि इसका सेल्फ लाइफ कितना है।
अगर बहुत लंबा सेल्फ लाइफ है तो आप समझिए कि कुछ इश्यू है इसके साथ। बहुत शॉर्ट हम्म सेल्फ लाइफ है तो वो काम का नहीं है, वो आप समझ के चलिए। और दूसरा है कि ये डिग्रेड होने के बाद सोइल में क्या छोड़ता है। तो ऐसा ना यस हो कि आज हम किसान का भला करने के लिए कुछ कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली 10-12 साल के बाद उसका और प्रॉब्लम, सोइल के साथ और प्रॉब्लम हो जाए। तो ये दो चीजें बिल्कुल। आप देख लीजिएगा। जी सर। ओके, आगे बढ़े। अ, जो फोर्थ मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो सॉइल फैक्टर है, जिसमें वाटर टेबल का डेप्थ, सॉइल मॉइस्चर एंड कैपिलरी कैरेक्टरिस्टिक, ये तीन महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। दूसरा जो है, व्हेन सॉइल इज लैकिंग मॉइस्चर, प्लांट begin to transpire less water in an effort to survive. This is in turn decrease in evapotranspiration. तो जैसे मान लो हमने वही बात किया कि ड्राई सोइल रहेगी तो प्लांट भी अपने आप को सर्वाइव करने की प्रक्रिया करता है। तो इसीलिए वो अपनी बॉडी को या प्लांट अपना मॉर्फोलॉजी को ऐसे डिजाइन करेगा ताकि वो कम से कम इवापोट्रांसपिरेशन कर पाए। दूसरा ये है कि अगर मान लीजिए कि बहुत शेलो वाटर टेबल है तो डेफिनेटली वहां पे ज्यादा वाटर ट्रांसपिरेशन होगा, क्योंकि पानी की अवेलेबिलिटी ज्यादा है तो ज्यादा से ज्यादा वो ट्रांसपायर कर सकता है। इसी वही तरीके से वो मॉइस्चर की भी कंडीशन रहती है। एंड जो सोइल का जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है वो कैपिलरी एक्शन। तो कैपिलरी जितना, जैसे कैपिलरी एक्शन में होता है ना कि एक जगह से पानी अपने आप अपवर्ड ग्रो करके दूसरी जगह पे जाता है, तो यही जो ये जो सोइल के कैरेक्टर है वो इवापोट्रांसपिरेशन फैक्टर को इफेक्ट करते हैं। और इसीलिए अगर आपको याद है तो ज्यादातर किसान जो है वो समर जब आता है तो समर से पहले प्लाविंग करके रख देता है। वो क्यों प्लाविंग करता है? ताकि जो सोइल के अंदर रहा पानी एक कंप्लीट कैपिलरी नहीं बना पाए, क्योंकि कैपिलरी बनेगा तो पानी सरफेस के ऊपर आपे आके इवापोरेट हो जाएगी। अगर वो प्लाविंग करके सोइल को तोड़ देता है तो कैपिलरी एक्शन वहां पे नहीं बनेगा, और कैपिलरी एक्शन नहीं बनेगा तो फिर वो पानी जमीन के अंदर संग्रह होके रहेगा। तो दिस आर द फैक्टर्स जो है वो इवापोट्रांसपिरेशन को इफेक्ट करते हैं। ओके, नाउ कमिंग टू, अब तक कोई सवाल है तो हम बात कर सकते हैं, अदरवाइज हम एस्टिमेशन की प्रक्रिया की ओर आगे बढ़े। उसमें अभी पीछे के साइड में आपने जो दिखाया, इसके पहले स्लाइड में, व्हेन सॉइल इज लैकिंग मॉइस्चर, मतलब सॉइल में मॉइस्चर कम होगा तो ट्रांसपिरेशन कम होता है। तो वो कैसे, मतलब सॉइल मॉइस्चर होना चाहिए, कितना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वो थोड़ा। जी, आप अगर देखेंगे तो क्या होता है कि सोइल में मॉइस्चर तो होना चाहिए प्लांट को सर्वाइव होने के लिए। तो यस। प्लांट क्या करता है कि प्लांट अपने सर्वाइवल के लिए पानी को बचा के भी रखना है। तो अगर कम पानी है तो प्लांट उस तरीके से पानी को इस्तेमाल करेगा और कुछ बचा के रखेगा अपने सर्वाइवल के लिए। ज्यादा पानी है तो वो ज्यादा इवोपरेशन कर देता है। आपने देखा होगा कि कभी कभी जो इरिगेशन हम स्ट्रेस करते हैं, जैसे बाय एंड लार्ज अगर आप देखोगे कि जो नेचुरल वेजिटेशन है जिसको कोई इरिगेशन नहीं देता है वो राउंड द ईयर ग्रीन रहते हैं। हाँ, वो उस हिसाब से अपने एनाटॉमी को डिजाइन करते हैं। जैसे एरिड रीजन के वेजिटेशन आप देखेंगे तो छोटी छोटी पत्तियां रहेगी, जब बबुल की पत्तियां देखिए आप बहुत छोटी छोटी रहेगी। तो अभी हम बात करने वाले हैं कि ओपर ट्रांसपिरेशन को कैसे एस्टिमेट किया जाए। तो उसके लिए दो मेथड है, एक तो इनडायरेक्ट मेथड है, दूसरा डायरेक्ट मेथड है। इनडायरेक्ट मेथड में भी दो तरीके के मेथड की बात करते हैं, जिसमें एक है कैचमेंट और वाटर बैलेंस की जो मेथड है, जो हम सुबह से बात कर रहे हैं। आप लोगों ने इनपुट वगैरह भी देखा था, इनपुट की बात किया था, और उसमें क्रॉप फैक्टर वगैरह कैलकुलेट करके इनडायरेक्ट मेथड में कैचमेंट एंड वाटर बैलेंस के माध्यम से हम ईओपी ट्रांसमिशन को एस्टिमेट कर सकते हैं। सिमिलरली दूसरा मेथड है वो एनर्जी बैलेंस है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, जिसमें एनर्जी फ्लो कैसे होता है, किस तरीके से होता है। ज़्यादातर एनर्जी, जब एनर्जी की बात करें तो हम सनलाइट की जो सन एनर्जी है उसकी बात करें तो एनर्जी का जो बैलेंस है, एनर्जी फ्लो जब सूर्य आता है ज़मीन पे और ज़मीन में वापस कैसे जाता है, तो उसके बीच की सारे कैलकुलेशन है वो इस बैलेंस के माध्यम से करते हैं। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, हम ज़्यादा इसके ऊपर बात नहीं करेंगे।
एंड थर्ड, अगर किसी को एक्सपेरिमेंट करके थोड़ा ज़्यादा एक्यूरेटली निकालना है तो एक मेथड है जिसको लेसीमीटर मेथड भी बोलते हैं। तो ये हम देखते हैं कि लेसीमीटर मेथड जो है वो एग्जैक्टली क्या है। तो लेसीमीटर माने, जैसे मान लो कि ये जमीन में एक क्या चित्र दिखाया गया है कि जैसे रेन गेज है, तो रेन गेज के माध्यम से जमीन के ऊपर कितना पानी आया, बीच में एक पानी का टंकी जैसा कुछ बनाया है और ऊपर वेजिटेशन भी दिखाया गया है। तो जो पानी जमीन में गया एक टंकी में इकट्ठा होके जमीन के सबसरफेस फ्लो के माध्यम से कोई एक जगह पे अगर इकट्ठा होता है, तो हमें यहाँ से दो चीज़ों के बारे में पता चलता है। क्योंकि पानी एक बार जमीन में जाने के बाद उसके दो ही रास्ते होते हैं, एक तो जमीन की सतह के ऊपर से कैपिलरी एक्शन से ऑपरेट हो जाए अगर जमीन बैरन है तो, और जमीन बैरन नहीं है उसके ऊपर वेजिटेशन है तो वेजिटेशन के माध्यम से पानी एटमॉस्फेयर में जाएगा। तो जो एटमॉस्फेयर में पानी चला गया है उसको शायद हम मेज़र नहीं कर सकते, लेकिन कितनी अमाउंट में पानी ज़मीन में संग्रह हो गया है उसको मेज़र कर सकते हैं। तो जैसे मान लो 100 लीटर पानी आया और हमने यहाँ पे 30 लीटर पानी हमने रिसीव किया, तो इसका मतलब सीधा सीधा बनता है कि 70 लीटर जो है वो आपका इवापोट्रांसपिरेशन यहाँ पे हो गया है। तो दिस इज द सिंपल मेथड जिसमें इक्वेशन भी दिया गया है। इवापोट्रांसपिरेशन इज इक्वल टू प्रेसिपिटेशन प्लस इरिगेशन वाटर और एक्सेस वाटर ड्रेन फ्रॉम द बॉटम। तो ये जो एक अमाउंट है वो, एंड द एस इज इक्वल टू इंक्रीज और डिक्रीज इन स्टोरेज ऑफ सॉइल मॉइस्चर। तो जैसे वाटर बैलेंस में हम ग्राउंड वाटर का जो वाटर लेवल का फ्लक्चुएशन के माध्यम से इंक्रीज डिक्रीज मेजर कर सकते हैं, ऐसे ही हम मॉइस्चर को भी इंक्रीज और डिक्रीज मेजर कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन के माध्यम से हम इवापोट्रांसपिरेशन की डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये एक्सपेरिमेंट करके भी हम देख सकते हैं अपने छोटे एरिया के लिए। अगर आप इसके साथ अगर जोड़ना चाहे तो जैसे रेन गेज तो हमारे पास है जो हम पता लगा सकते हैं, या इरिगेशन का वॉल्यूम कितना दिया वो भी हम पता लगा सकते हैं कि इस पर्टिकुलर फार्म में आपने इतना लीटर, इतना क्यूबिक मीटर या इतना लीटर पानी हमने इरिगेट किया था। तो मॉइस्चर मेजर करने के लिए मॉइस्चर मीटर भी आते हैं, वो परसेंटेज में हमको वो बता सकते हैं कि हाँ यहाँ पे इतना इतना है। तो अगर ये सब झंझट में नहीं जाना है तो आप ये भी कर सकते हो कि जैसे आज पहले दिन हमने इरिगेशन दिया तो पूरी ज़मीन पे अलग अलग जगह पे जाके हमने मॉइस्चर मेज़र कर लिया कि कितना परसेंटेज मॉइस्चर है। एंड अगर उसको हम देखते जाए और हर रोज़ एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे अगर हम मॉइस्चर को मेज़र करते हैं और मॉइस्चर का अमाउंट जिस तरीके से रिड्यूस होता है, जैसे मान लो आज हमने मॉइस्चर मेज़र किया, हमें पता चला कि 70% मॉइस्चर है, और कल हमने मेज़र किया तो पता चला कि इसे 60% मॉइस्चर हमारा बचा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 10% का जो है हमारा इवापोट्रांसपिरेशन हुआ एक दिन में। तो डायरेक्ट मॉइस्चर मीटर से भी कर सकते हैं, और इस मेथड से अगर हम रिसीव करके ऐसे इंस्ट्रूमेंट लगा के भी हम मेजर कर सकते हैं। अगर किसी को ज़्यादा एंथुसियासिज्म में करना है तो मैं सजेस्ट करूंगा दोनों मेथड से एक बार अपने अपने ट्राई करके देखिए, और दोनों का जो आते हैं उसको मीन पकड़ लीजिए, तो दैट विल गिव एन एग्जैक्ट इवापोट्रांसपिरेशन फॉर आपके पर्टिकुलर एरिया के बारे में। दूसरा जो मेथड जो हम बात कर रहे हैं, जिसको हम बात कर रहे हैं कि कैचमेंट वाटर बैलेंस मेथड जो है, जिसमें इवापोट्रांसपिरेशन मेजर किया जाता है P माइनस डेल्टा एस माइनस क्यू माइनस डी। तो मतलब इवापोट्रांसपिरेशन एस्टिमेट करने के लिए प्रेसिपिटेशन डेटा की हमें ज़रूरत है। डेल्टा एस माने स्टोरेज में क्या बदलाव आता है, जो मॉइस्चर से हमने बात किया ऐसे ही स्टोरेज की यहाँ पे हम बात कर सकते हैं। Q इज इक्वल टू स्ट्रीम फ्लो। स्ट्रीम फ्लो मतलब जो हमारा रन ऑफ होके जो निकल जाता है उसकी बात हम कर रहे हैं, लेकिन जब इवापोट्रांसपिरेशन बात कर रहे हैं तो इवापोट्रांसपिरेशन इज ए डेली प्रोसेस। हाँ, तो जब डेली कितना पानी बाहर निकल रहा है तो उसका भी हमें मेजरमेंट करने की ज़रूरत रहती है। एंड डी इज इक्वल टू ग्राउंड वाटर का रिचार्ज। तो ग्राउंड वाटर में कितना रिचार्ज होता है, तो ये सब मिला के अगर हम करते हैं तो हमें इवापोट्रांसपिरेशन के बारे में भी जानकारी मिलती है। इसके लिए ये सारे डेटा, सेकेंडरी डेटा ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं। अगर इस डेटा को लेके हम करें तो भी अपने एरिया के लिए एक बात मैं यहाँ पे स्पष्ट कर दूं कि इवापोट्रांसपिरेशन के बारे में अगर मान लीजिए कि कोई एक एरिया में कोई एक सिचुएशन में आपने इवापोट्रांसपिरेशन लिया है, वो उसका वैल्यू एक आ सकता है, लेकिन उसी जगह पे
उसी समय पे दूसरे साल अगर आप करने जाओगे तो वैल्यू दूसरा हो सकता है, क्योंकि इससे हाईली डायनेमिक पैरामीटर, और जैसे हमने कल बात किया था कि ये सारा जो पैरामीटर है वो पैरामीटर की इफेक्ट करने वाले 4 पर्टिकुलर फैक्टर्स हैं। तो चारों फैक्टर की करंट सिचुएशन क्या है जो उसके ऊपर ये चीज़ें निर्भर करती हैं। तो इसीलिए इसको हम एस्टिमेशन के तरीके देखते हैं। इसको हम परफेक्ट फिगर नहीं बोलते, एस्टिमेशन है, और एस्टिमेशन में भी प्लस और माइनस वेरी करेगा। इवापोट्रांसपिरेशन जो है उसका इम्पोर्टेंस क्या है? तो जैसे कि इवापोट्रांसपिरेशन जो प्रोसेस है वो वाटर साइकिल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है, क्योंकि वो जो पानी है, हाइड्रो जैसे हम बात करें कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का एक पर्टिकुलर कैरेक्टर है कि इट हैज़ टू मूव, कहीं पे स्टेगनेंट नहीं होता है। तो पानी को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना है, उस प्रक्रिया में ये एक उस प्रक्रिया को थोड़ा रैपिड अप करने की प्रक्रिया करता है, एंड प्लेज ए वेरी इम्पोर्टेंट रोल, जिसमें मतलब जैसे यहाँ पे बताया गया है कि लगभग 15% जो एटमॉस्फेयर जो वाटर वेपर है वो इस ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस के माध्यम से एटमॉस्फेयर में जाती है। दूसरा कि इट मेंटेन द सॉइल टेम्परेचर। अगर मान लीजिए कि सॉइल सरफेस की सॉइल ड्राई हो चुकी है और जमीन के नीचे पानी है, तो इवापोट्रांसपिरेशन की प्रोसेस से क्या होगा कि जमीन के नीचे रहेगा पानी, सॉइल के ऊपर आएगा, एंड सॉइल के ऊपर जब पानी आएगा तो डेफिनेटली उसका टेम्परेचर में भी वो एक कंट्रोल फैक्टर काम करेगा, तो सॉइल के टेम्परेचर को भी मेंटेन करने में एक मदद करता है। इट हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। जैसे हम इरिगेशन करते हैं तो इरिगेशन के साथ में जो बहुत सारा न्यूट्रिएंट हम देते हैं, फर्टिलाइजर वगैरह देते हैं, तो वो इसी प्रक्रिया है जो इवापोट्रांसपिरेशन वही प्रक्रिया है जो पानी लेता है, तो पानी के साथ डाइल्यूटेड चीज़ें भी प्लांट में लेके आता है। तो प्लांट को जो चीज़ें चाहिए वो प्लांट अपने पास रख लेता है, और लास्ट में जो अपने जब पत्तियाँ होती है, लीव्स होते हैं, तो लीव के माध्यम से सिर्फ H2O ही वो इवोपरेट करता है। तो न्यूट्रिशन की जो प्रोसेस है, न्यूट्रिशन का जो मूवमेंट है, प्लांट को जो अपटेक करना है, तो उस प्रोसेस में भी ये हेल्पफुल होता है। सेम जैसे सोइल टेम्परेचर को मेंटेन करता है, ऐसे ही वो प्लांट के टेम्परेचर को भी मेंटेन करने में मदद रूप होता है। एंड मेक द प्लांट सेल प्रेटेंशियस विच प्रोवाइड ए प्रॉपर शेप ऑफ द प्लांट। तो प्लांट के जो शेल्स है, प्लांट के जो सेल है, सेल को भी वो एक हेल्दी रखता है, उसको पर्टिकुलर शेप एंड साइज उसको ग्रोथ करने में मदद करता है, जो कि प्लांट का जो शेप अल्टीमेटली, क्योंकि पूरा प्लांट जो है वो सेल के माध्यम से बना होता है, तो सेल को मेंटेन करेंगे तो खुद ब खुद अपना प्लांट भी मेंटेन होता है। तो ये इवापोट्रांसपिरेशन का एक महत्वता है पूरा, नॉट ओनली द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, बट जब हम ग्राउंड वाटर की मैनेजमेंट की बात करते हैं तो उसमें भी ये एक रोल प्ले करता है, क्योंकि इट मूव्स वाटर फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, नंबर वन। दूसरा ये भी है कि इवापोट्रांसपिरेशन के माध्यम से हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि इतना पानी अगर यहाँ पे इवापोट्रांसपिरेशन के माध्यम से व्यय हो रहा है, तो हम किस तरीके के प्लांट यहाँ पे लगाए, किस तरीके की सोइल ट्रीटमेंट हम करें, ताकि हम इवापोट्रांसपिरेशन को थोड़ा रेगुलेट कर पाए। और उसको रेगुलेट कर पाना मतलब बहुत सारा स्टोरेज हम ग्राउंड वाटर का या मॉइस्चर का स्टोरेज हम ग्राउंड में इनटेक रख सकते हैं। तो दैट इज एन इम्पोर्टेंट ऑफ द इवापोट्रांसपिरेशन प्रोसेस। आई थिंक दैट वाज द रिगार्डिंग द इवापोट्रांसपिरेशन। आपके अगर ये पिछले 2-3 स्लाइड में कोई सवाल है तो उसके ऊपर बात करें, अदरवाइज जो सजना बेन ने जहाँ से छोड़ा है अपना इनपुट पैरामीटर वाला, तो उससे लेके हम आगे आउटपुट पैरामीटर में जाए। लेकिन इवापोट्रांसपिरेशन इज वन ऑफ द आउटपुट पैरामीटर, तो इसको हमें सही तरीके से समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो एक सिस्टम से पानी कितना बाहर जा रहा है उसके बारे में वो एक सही अंदाजा हमको देता है। एनी क्वेश्चन? नो सर। Nothing from my side. ओके